हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स में फर्स्ट बुक करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इसमें लेसन नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट लेसन है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था, कॉलोनियल पीरियड में डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी और पॉजिटिव मेजर्स टेकन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है इकोनॉमी क्या है। हालांकि क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स ए सोर्स ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड क्या होता है? इनकम। इकोनॉमी वो सिस्टम है विच प्रोवाइड्स ए सोर्स ऑफ लिवलीहुड टू द पीपल। नेक्स्ट यहाँ पर नेम some economist who estimated per capita income during colonial period। ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम जीडीपी निकाला था कॉलोनियल पीरियड में? तो सबसे पहला नाम है इनका दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। दूसरा नाम है VKRV राव। थर्ड है फिंडले सिराज। फिंडले सिराज। फोर्थ है विलियम डिग्बी। फिफ्थ है RC देसाई। तो हमारा दो टॉपिक। थर्ड टॉपिक है हमारा व्हेन वाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस डन इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब की गई थी? पहला सेंसस कब किया गया था? इन ईयर 1881 में। 1881 में पहली बार जनगणना, पहली बार सेंसस किया गया था। अब उसके बाद हर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर के बाद सेंसस होती है। तो 1881 में फर्स्ट किया गया था, 1891 में, 1901 में, 1911, 1921 और 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से अब होल्ड कर दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ईयर इज रिगार्डेड एज ग्रेट डिवाइड ईयर इन सेंसस ऑफ इंडिया। विच ईयर हैज बीन रिगार्डेड एज ए ग्रेट डिवाइड ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। तो कौन सा ऐसा ईयर था जिसमें सेंसस में ग्रेट डिवाइड ईयर सेंसस में डिक्लाइन देखने को मिला था? तो वो ईयर है ईयर 1921। 1921 में डिक्लाइन देखने को मिला था सेंसस के अंदर। तो ऐसा क्या रीज़न था? पहला, सीवियर ड्रॉट इन बंगाल। काफ़ी बड़ा ड्रॉट पड़ा था जिसमें काफ़ी लोग हंगर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। सेकंड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन पीपल ने इंडियन आर्मी में रह करके ब्रिटिश की ओर से वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है नेम फर्स्ट आयरन ओर इंडस्ट्री सेटअप इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहली आयरन ओर इंडस्ट्री कौन सी थी? टिस्को, जिसे हमने
जिसे बनाया गया था अगस्त 1907 में। इसका भी फुल फॉर्म है टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। टिस्को was established in August 1907 in जमशेदपुर। नेक्स्ट यहाँ पर रेलवे बोर्ड was set up in India in 1850। First train was operated on 1853 between Bombay to Thane। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? क्या किसी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं ये सब वर्किंग होते हैं? नहीं होते हैं। तो वर्किंग एज ग्रुप कौन सा होता है? 15 से 59। 60 पे रिटायर होते हैं, 14 से कम पे तो इलीगल होता रखना। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्यूपेशनल occupational structure shows the distribution of working population in different occupations or sectors of economy। Occupational structure shows the distribution of working population in different occupations or sectors of economy, such as primary sector, secondary sector, and tertiary sector। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दिखाता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है किन किन ऑक्यूपेशन में, किन किन सेक्टर में लगी हुई है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एट द ईव ऑफ independence was at the eve of independence occupational structure of India was। तो इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, प्राइमरी में 72.7% पॉपुलेशन वर एंगेज्ड, सेकेंडरी में 10.1 और टर्सरी में 17.2, टोटल 100। नाउ it is clear that almost 3/4 population was engaged in primary sector and India was agriculture based economy। तो क्या फीचर्स थी? फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया at the eve of independence। तो फर्स्ट, एग्रीकल्चर was the major source of occupation for the people। तो इस टेबल से क्लियर है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वाज द मेजर सोर्स फॉर ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड,
इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर हैज इनसिग्निफिकेंट रोल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. थर्ड, it shows unbalanced growth because most of the industries were centered in few parts of the country. तो इससे क्लियर है कि एग्रीकल्चर मेजर सोर्स था. ऑलमोस्ट 3/4 पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन वाज इन एग्रीकल्चर सेक्टर. एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर देख सकते हैं 100 में से 10.1 है. इंडस्ट्रियल सेक्टर का इनसिग्निफिकेंट रोल था. इट शोज दैट अनबैलेंस्ड ग्रोथ बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वर सेंटर्ड इन द फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट टॉपिक है नेम सम मॉडर्न industries which were in operation in India at the time of independence. तो कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्री थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में? फर्स्ट थी आयरन और इंडस्ट्री. इंडस्ट्री जो कि टिस्को के नाम से थी, इसे इस्टेब्लिश किया था 1907 में. सेकंड थी सीमेंट इंडस्ट्री. थर्ड था शुगर इंडस्ट्री. फोर्थ था केमिकल इंडस्ट्री. एंड फिफ्थ पेपर इंडस्ट्री. नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया ड्यूरिंग colonial period. तो क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किए थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कॉलोनियल पीरियड में? तो सबसे पहला यहाँ पे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इससे पहले हम मोस्टली सबसिस्टेंस फार्मिंग पे डिपेंड करते थे. तो ब्रिटिश हैज प्रमोटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. इट implied a good breakthrough in agriculture and self-sufficiency in food grain. The British has promoted the cultivation of indigo, cotton, sugarcane, etc., which imply good breakthrough in agriculture production, and it has made self-sufficiency in food grains. Next, second point, development of infrastructure. The British promoted development of railways, roadways, infrastructure through long
sorry, infrastructure which generated new opportunities for economic and social development. थर्ड है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रेलवे. डेवलपमेंट ऑफ रेलवे promoted commercialization of agriculture, through long distance movement of goods and people. देखो ब्रिटिश ऑफिसर ने रेलवे का डेवलपमेंट किया जिससे नाउ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द पीपल कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द लॉन्ग डिस्टेंसेस अक्रॉस द कंट्री फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ करेंसी. तो ब्रिटिश से पहले इंडिया डिवाइडेड था बहुत सारी टेरिटरीज में और जिनकी अलग अलग जो है राजाओं की अलग अलग करेंसी होती थी. तो ब्रिटिश हैज प्रमोटेड यूनिफिकेशन ऑफ करेंसी. दे ब्रॉट ए सिमिलर करेंसी. नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ में एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. The British has brought a proper management system of administration whereby the whole country can be administrated efficiently. It also helped to formulate the policies after independence for the leaders of the country. Next is 6. Now, supply of goods and essentials can be made easily in drought affected area. अब ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में इजीली एसेंशियल गुड्स की सर्विसेज की जा सकती है. नाउ positive impacts of railways set up by British during colonial period. क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए रेलवे के? फर्स्ट, इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट. Due to railway, the size of market has been expanded for the goods. Now the goods can be transported for a long distance across the country. Second, it promotes commercialization of agriculture as agriculture produce could be moved to long distances. Third,
रेलवे इनेबल द पीपल टू मूव डिस्टेंस प्लेसेस distant places. It brought cultural unification in the country. It facilitates goods and other essentials in drought affected areas. नेक्स्ट है द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, व्हाट वर द मेन फीचर्स of Indian economy at the time of independence? तो फर्स्ट, लो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री वाज लो एज कंपेयर टू अनदर कंट्रीज. एज ए रिजल्ट पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो. Per capita income was only 217 rupees per annum, which was very quite low. Second, agriculture based economy. At the time of independence, Indian economy was agriculture based. A large portion of population, अबाउट 72.7% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में थी. इट शोड क्लियरली दैट इंडियन इकोनॉमी वाज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. थर्ड, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. Only 10.1% population was engaged in industrial sector, and TISCO, Tata Iron Steel and Company, was the only iron ore company in India. Fourth, lack of infrastructure. तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? Infrastructure refers to the basic and fundamental facilities which lead to economic and social development of a country. Depends like roads, energy, communication, transport, banking, education, etc. At the time of independence, there was a lack of infrastructure in the economy as compared to population. Massive poverty. At the time of independence, there was high poverty in India. About 48% population was living below poverty line. Decaying handicraft industry. At the time of independence, handicraft industry has been almost abolished. नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड. ऑफ इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो क्या कंडीशन थी फॉरेन ट्रेड की इंडिपेंडेंस के टाइम पे?
फर्स्ट, नेचर ऑफ ट्रेड। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स मेनली एग्रीकल्चर गुड्स। इंडिया क्या करता है? एक्सपोर्ट्स मेनली एग्रीकल्चर गुड्स एंड इंपोर्ट्स इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर गुड्स। At the time of independence, India exports mainly agricultural goods and raw materials and imports raw material भी एक्सपोर्ट करता था एंड इम्पोर्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर गुड्स। सेकंड, कंट्रोल ऑन ट्रेड। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटेन हैज monopoly on foreign trade. British government determined the policy and directions of the foreign trade for India. State of foreign trade. At the time of independence, there was surplus state of foreign trade. एक्सपोर्ट जो था, एक्सपोर्ट वाज ग्रेटर देन इंपोर्ट इन 1946 टू 47। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो सरप्लस था 218 करोड़ था 1946 से 47 में। नेक्स्ट टॉपिक है मेन फीचर्स, एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया एट द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की? फर्स्ट, एग्रीकल्चर was the main occupation in India. About 72.7% population was engaged in agriculture sector. So at the time of independence, agriculture was the main occupation in India. About 72.7% population was engaged in agriculture. So India was agriculture based economy. Second, low productivity. Before independence, productivity per hectare of agriculture sector was low as compared to other countries. Lack of irrigation facility. There was lack of irrigation facilities in India before independence. Agriculture purely depends on monsoon and irregularity of monsoon causes low productivity. Fourth, जमींदारी सिस्टम। There was zamindari system during colonial period. Zamindar had the ownership of the land in the country and most of the farmers or cultivators was tenants. Next है lack of credit facility. At the time of independence, farmers of India did not have formal sources of credit. They had to depend on informal sources of credit like Saukar, Mahajan, private money lenders, which provide credit at the high rate of interest. Next, demographic profile या डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो व्हाट वर द डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड? फर्स्ट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो during colonial period, the both
birth rate and death rate were high in India. Birth rate was 48 per thousand people, and death rate was 40 per thousand people. Second, infant mortality rate. Infant mortality rates refers to the number of children die before the age of 1 year per thousand newborn baby. मान लीजिए एक कंट्री में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उनमें से 1 साल से कम जितने बच्चे मर जाते हैं उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. पर थाउजेंड में से अगर 40 की डेथ 1 ईयर से पहले हो जाती है तो 40 विल बी IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज हाई. कैसी थी ये? हाई थी. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 218 पर थाउजेंड. नाउ इट इज 32 पर थाउजेंड. देख सकते हैं कॉलोनियल पीरियड में 218, ऑलमोस्ट 100 में से 22 जो चिल्ड्रन थे 1 साल से कम एज में मर जाते थे, और नाउ इट इज 32 पर थाउजेंड. थर्ड यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स एट द एवरेज लाइफ टू द एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल इन द कंट्री. एक देश में कितनी एवरेज लाइफ है लोगों की उसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी. एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो 32 ईयर्स थी एवरेज एज कॉलोनियल पीरियड में. बट नाउ एट प्रेजेंट इट इज 69.4 ईयर. लिटरेसी रेट. During colonial period, literacy rate was lower. It was only 16% population was literate. केवल 16% पॉपुलर लिटरेट थे. Among them, only 7% women was literate. It showed the gender biasness in the country at the time of independence. नेक्स्ट है सुएज कैनाल. सुएज कैनाल वाज ओपन फॉर इंडिया इन 1869. तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका? फर्स्ट, ओपनिंग ऑफ Suez Canal reduced the transport cost of goods between India and Britain. पहले क्या होता था, सुएज कैनाल से पहले अगर इंडिया से कोई भी गुड्स ऑपरेट होती थी यूरोप की ओर, ये यूरोप से इंडिया आती थी, उसे अफ्रीका से होते हुए जाना पड़ता था. और ये डिस्टेंस एवरेजली मेनली क्या थी? 9000 किलोमीटर. 9000 किलोमीटर थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी. इस सुएज कैनाल से होने से ये इजिप्ट के रास्ते से होते हुए अफ्रीका के जा सकती हैं. तो अब ये रिड्यूस हो गई ऑलमोस्ट 900 से लेके 1000, तो 1/10 हो गई है डिस्टेंस, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है काफ़ी कम हो गई है. सुएज कैनाल has opened a direct trade route between India and Europe, especially Britain. So India does not
have to around beyond Africa. Third, Suez Canal has reduced transport cost, so it leads foreign trade of goods. ये कंप्लीट होता है चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।